नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास की एमआईक्यू सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग जल्द से ज्वाइन हो जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें। यह क्लास हमारी यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है डेली करंट अफेयर की, और ये जो है कि बहुत ही जरूरत है आपकी इन परीक्षाओं के लिए। अब अगर आप लगातार बने रहते हैं तो आपको करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होने पाएगा, सारी चीजें इसमें से आपको दिखाई देंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और एमआईक्यू क्वेश्चन, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन वही होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी एमआईक्यू होता है। तो आज की क्लास का आगाज करते हैं हम लोग, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। इस तरह से क्वेश्चन जैसा कि आप देखते हैं कि यूपीएससी और अब यूपी पीसीएस में भी पूछे जाने का चलन हो गया है, तो कूट में ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग इस क्वेश्चन को देख करके अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं, यानी वन लाइनर भी तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे तथ्यों का समावेशन होता है, बहुत थाट होते हैं जिनको समझना पड़ता है और बहुत ही बारीकी अध्ययन करने की जरूरत होती है। जैसा कि करंट अफेयर का हमने आपको कई बार कहा कि महत्व तो बहुत ज्यादा है। जो परंपरागत विषय है यूपीएससी या यूपी पीसीएस में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनसे भी वही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं जो कहीं न कहीं करंट का मुद्दा रहते हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में चर्चित आयुष्मान भारत दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आयुष्मान भारत दिवस के संदर्भ में पूछ रहा है क्वेश्चन। पहला है कि यह हर साल 30 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है, और दूसरा है कि इसका लक्ष्य भारत को मेडिसिन में आत्मनिर्भर बनाना है। और क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपको बता दें कि हाल ही में ये कहा गया कि आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है, और ये जो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है हर साल 30 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। ये पूरे विश्व में नहीं मनाया जाता, बल्कि ये कहाँ मनाया जाता है, 30 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। तो इसका पहला कथन सही है। अब अगर बात करें आयुष्मान भारत दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके दो लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? दो लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। क्या है? गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। और दूसरा लक्ष्य है उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना। ये दो लक्ष्यों से मनाया जाता है। जबकि दूसरे कथन में दिया गया है इसका लक्ष्य भारत को मेडिसिन में आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये गलत है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है गरीबों को स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना, और दूसरा है उनको बीमा लाभ प्रदान करना। इसमें सही कथन जो हमारा दिख रहा है केवल एक दिख रहा है। चूंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सत्य है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी केवल एक आपको सही उत्तर इसका दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको बारीकी अध्ययन करने की जरूरत इसमें आपको दिखाई जा रहा है। तो जैसा कि हमने ये बताया इसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और जो चीजें हमने आपको बताया उसको आप व्याख्या में याद रखिएगा। फिर भी आपको कुछ दिखाते हैं व्याख्या। देखिए, आयुष्मान भारत दिवस अप्रैल 30, 2020 यह है। तो हर साल आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है, और दो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसको मनाया जाता है। पहला लक्ष्य क्या है? गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना, और दूसरा है उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना। इसी तरह इसमें आप देखेंगे इसी से संबंधित एक योजना भारत में चलाई जाती है, उसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। अब आयुष्मान भारत योजना को अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार अगर बात करेंगे तो आयुष्मान भारत योजना ने अब तक 75,532 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को शुरू किया है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत इतने शुरू हो गए हैं। अब इसने 2022 तक 5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। इसने आयुष्मान भारत योजना ने, इसी से संबंधित है, इस दिवस से संबंधित एक योजना भारत सरकार की चल रही, जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है, ये क्वेश्चन कर रहा है।
अब ऑप्शन है नई दिल्ली, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है पंजाब आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि हाल ही में आप देखेंगे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास संगठन, जिसको APEDA बोला जाता है, इसने भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया। तो किसने किया है? इसने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने। और ये जो आयोजन किया गया है, यह मेला जो है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। कहां किया गया? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। और इसकी बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कृषि उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों से आप देखेंगे 80 से अधिक निर्यातक इस मेले में भाग लिए हैं। तो ये कहां आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन स्थल कौन सा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली आपको दिखाई देगा। देखिए जो हमने आपको बताया उसी चीजों को यहाँ कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APEDA भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 आयोजित कर रहा है। अब यह मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हुई और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कृषि उत्पादों के विभिन्न क्षेत्रों से अधिक 80 से अधिक निर्यातक इस मेले में भाग ले रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने का फैसला लिया है? कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने का फैसला लिया है? ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी है रूस, सी है भारत और डी है अमेरिका। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने घोषणा किया है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने घोषणा किया है कि रूस जो है इस संगठन से हटने का फैसला किया है। तो कौन हट रहा है? रूस हट रहा है। इससे पहले आप बता दें कि यह घोषणा जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किया है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव हैं जुराब पोलोलिकाश्विली ने यह घोषणा किया है कि रूस इस संगठन से हट रहा है। इससे पहले जो है कि ये आप मामला जो आया है सामने, भारत यूक्रेन रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें आया हुआ है। अब आपको बात करें कि इससे पहले भी जो है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसको UNWTO बोला जा रहा है, इसने भी घोषणा किया था कि हम रूस को निलंबित करना चाहते हैं। तो ऐसा किया था। अब हाल ही में आप देखेंगे तो रूस ने इससे हटने का फैसला कर लिया। तो इसका सही उत्तर आपको बी दिखाई दे रहा है, यानी रूस ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने का फैसला किया है। देखिए आप इसमें यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का आपको मुख्यालय दिखाई दे रहा है। ने घोषणा किया है कि WNTO ने कि रूस WNTO से हटने का फैसला किया। और घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के महासचिव जुराब पोलोलिकाश्विली ने किया है। अब यह घटनाक्रम रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सामने आया है। और UNWTO ने इससे पहले मार्च के महीने में घोषणा किया था कि वह जो है ये जो संघर्ष चल रहा है उसके कारण रूस को निलंबित करना चाहता है। ऐसा संस्थान ने भी घोषणा किया था। और पहली बार है यह घटना, पहली बार हो रही है जब UNWTO ने अपने किसी सदस्य राष्ट्र के निलंबन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक भी बुलाई है। यह पहली बार ऐसा हो रहा है। और UNWTO संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है और जिसे सतत जिम्मेदार और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौंपा गया। अगर पूछता है कि इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मैड्रिड में इसका मुख्यालय है जो स्पेन में स्थित है। ये अन्य जानकारियां भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार ने भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में नौसेना एडमिरल R हरि कुमार ने भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? ए क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, बी अमेरिका है, सी नेपाल है और डी है मालदीव। तो आपको बता दें कि मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान
भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार ने भारत और मालदीव द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया? भारत और मालदीव ने मिलकर के संयुक्त रूप से उसको नेविगेशन को बनाया है। जो पहला नेविगेशन है चार्ट है, इसका अनावरण भारत के नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार ने किया है। तो ये आप देखेंगे कि इसका सही उत्तर आपको डी दिखाई दे रहा है, यानी मालदीव दिखाई दे रहा है। तो चूंकि ये पूछा रहा है कि नौसेना एडमिरल आर हरि कुमार ने भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया, तो ये मालदीव आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी मालदीव। देखिए आप, ये रहे एडमिरल जो है नौसेना एडमिरल आर हरि कुमार ने भारत और मालदीव द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए पहले नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया और उन्होंने मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हाइड्रोग्राफी उपकरण भी सौंपे हैं उनको। साथ ही जल सर्वेक्षण सहयोग समझौता ज्ञापन के तहत संयुक्त जल सर्वेक्षण करने को उद्देश्य से आईएनएस सतलुज को मालदीव में तैनात भी किया गया था। यह भी आपको अन्य तथ्यों में ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम इंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम इंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया है? ए है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, बी है संस्कृति मंत्रालय, सी है गृह मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आप देखेंगे के तहत मंत्रालय के मेगा इवेंट जो है इंटरप्राइजेज इंडिया का शुभारंभ किया है। तो किसने शुभारंभ किया है? सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने किया है। अब आपको बता दें कि यह देश भर में जो शुरू किया गया इंटरप्राइजेज इंडिया, यह देश भर में एमएसएमईज यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं को, उनकी पहलों के बारे में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देगा। साथ ही जागरूकता पैदा करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों का एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। तो इसमें सही आपको उत्तर क्या दिखाई दे रहा है? इसमें जो सही उत्तर दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्री नारायण राणे ने इसको शुरू किया हुआ। तो इस तरह से इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए आप इसको, तो एमएसएमई आपको दिखाई दे रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मंत्रालय के मेगा इवेंट इंटरप्राइजेज इंडिया का उद्घाटन किया। और एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं और पहलों के बारे में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। तो इस तरह से आपको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय आपको उत्तर दिखाई देगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल इंडिया रिस्क वी माइक्रो प्रोसेसर DIRV प्रोग्राम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसरों का निर्माण करना और किस वर्ष तक सिलिकॉन और डिजाइन हासिल करना है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यह कह रहा है कि डिजिटल इंडिया रिस्क वी माइक्रो प्रोसेसर DIRV प्रोग्राम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसरों का निर्माण करना है और किस वर्ष तक सिलिकॉन और डिजाइन हासिल करना है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है 2023, बी है 2025 और डी है 2023 और 2035। डी आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने जो है इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया रिस्क वी माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसने जो है ये प्रोग्राम शुरू किया है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य जो है दिसंबर 2023 तक, कब? दिसंबर 2023 तक माइक्रो प्रोसेसरों के निर्माण को सक्षम बनाना है और साथ ही आप देखेंगे उद्योग ग्रेड सिलिकॉन जो है और डिजाइन हासिल करना है। तो ये लक्ष्य कब रखा गया? 2023 तक रखा गया है, दिसंबर 2023 तक रखा गया। इसमें सही उत्तर क्या दिखाई दे रहा है? ए, यानी 2023 तक दिखाई दे रहा है।
तो इसका सही उत्तर ए हुआ 2023 तक, जैसा कि हमने आपको बताया। अब इसको कौन शुरू किया था? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया रिस्क बी माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को लॉन्च किया था, यानी शुरू किया था। तो ये याद रखिएगा, किस मंत्रालय ने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने शुरू किया। और कब तक इसको पूरा करना है? सिलिकॉन और डिजाइन हासिल करना 2023 तक, दिसंबर के महीने तक। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए आप, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया रिस्क बी माइक्रो प्रोसेसर DIRB कार्यक्रम शुरू किया। उद्देश्य क्या है? दिसंबर 2023 तक माइक्रो प्रोसेसरों के निर्माण को सक्षम बनाना है, उद्योग ग्रेड सिलिकॉन और डिजाइन हासिल करना है। इसने शक्ति और वेगा के वाणिज्यिक सिलिकॉन के लिए मील के पत्थर भी स्थापित किए हैं, आप दिखाई देगा आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्या पूछ रहा है? तो हाल ही में खबरों में रहा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है उत्तर प्रदेश, सी है जम्मू और कश्मीर और डी है लक्षद्वीप। तो आपको बता दें कि आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने जो है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने 540 मेगावाट की, कितना? 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी। कितने निवेश को? 4,526.12 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है, जिस कारण यह चर्चा का विषय रहा है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। अब ये जो है कि आप देखेंगे, इसमें 540 मेगावाट की परियोजना है, ये इसमें दिखाई देगी। अब ये जो है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। तो कभी आपसे ये पूछ सकता है कि ये प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा बन जाएगा, और जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? कि किश्तवाड़ जिले में आपको ये दिखाई देगा। इस तरह से इसका सही उत्तर कहां स्थित है ये पूछ रहा है, तो ये सी दिखाई देगा, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसके बारे में आपको ये दिखाई देगा। देखिए आप, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी। और वे कहां पे है? जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। अब एक जो क्वार जल विद्युत परियोजना है, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। तो ये किसके द्वारा कार्यान्वित की जाएगी? तो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो NHPC लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। तो ये जो है उसके द्वारा इसका जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने हाल ही में किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश में अपना नया मिशन खोला है? ए है स्पेन, बी है फ्रांस, सी है यूक्रेन और डी है लिथुआनिया। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनयिक संबंधों और राजनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए और बाल्टिक देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के विकास को सक्षम करने के लिए 2022 में लिथुआनिया के साथ, किसके साथ? लिथुआनिया के साथ एक नया भारतीय मिशन खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो यूरोपीय देश कौन सा? लिथुआनिया है, जिसके साथ एक नया मिशन खोला गया। तो इसमें सही उत्तर जो होगा डी होगा, यानी लिथुआनिया। इसका सही उत्तर डी होगा। देखिए, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने और बाल्टिक देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार के विकास को सक्षम करने के लिए मिशन 2022 में लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। और लिथुआनिया में भारत की राजनयिक उपस्थिति कंपनियों के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगी और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में सुधार भी करेगी। तो इसका फायदा क्या है कि ये जो है भारत की राजनयिक उपस्थिति जो है कंपनियों के लिए बाजार पहुंच प्रदान कर देगी और वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्यात में सुधार करेगी। तो आज के MIQ क्वेश्चन की सीरीज में बस इतना ही। अब आप लोग लगातार बने रहिए, प्लीज चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी करते रहें, कमेंट करते रहें, आपका कमेंट हमें उत्साहवर्धन देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए नई क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के, नए क्वेश्चनों को लेकर के।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।